हम सब ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम तो सुना ही है, पर कभी सोचा है कि एक जमाना था जब दुनिया में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट तक नहीं था और तब भारत के पास था ज्ञान का एक ऐसा महासागर जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। तो चलिए आज कहानी सुनते हैं उसी महान नालंदा की, उसकी शान की और उसके दर्दनाक अंत की। यही तो सवाल है। एक वक्त था जब ज्ञान पाने के लिए दुनिया भर के लोग भारत का रुख करते थे और उस ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग का एक ही नाम था, नालंदा। जरा इस फर्क को देखिए। जिस ऑक्सफोर्ड को हम आज इतना बड़ा मानते हैं, उससे लगभग 600 साल पहले नालंदा की नींव रखी जा चुकी थी। यह सिर्फ एक बिल्डिंग या कैंपस नहीं था, यह अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और नालंदा के उस सुनहरे दौर को देखते हैं जब वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। पता है इसके नाम का मतलब ही कितना गहरा है। ना अलम दा मतलब ज्ञान का ऐसा तोहफा जो कभी रुके नहीं, जो हमेशा बढ़ता रहे। नाम से ही पता चलता है कि इसका मकसद कितना बड़ा था। 10,000, अंदाजा लगाइए, उस जमाने में 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पढ़ाई करते थे। ये कोई कॉलेज नहीं था, ये सचमुच में ज्ञान का एक पूरा शहर था। और उन 10,000 स्टूडेंट्स के लिए थे 2,000 टीचर्स, मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। आज की तारीख में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे रेशो के बारे में सोच ही सकती हैं बस। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो अब आ रहा है, 90 लाख। जी हाँ, 9 मिलियन। नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख हाथ से लिखी किताबें और पांडुलिपियां थीं। सच में ज्ञान का एक अथाह समंदर। नालंदा अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री था। और हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यूनिवर्सिटी के गेट पर जो द्वारपाल मतलब जो गेट कीपर होते थे, वो खुद इतने बड़े विद्वान थे कि पहला एंट्रेंस टेस्ट तो वही ले लेते थे। और इसकी पढ़ाई का लेवल कैसा था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए। आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, वो यहीं के स्टूडेंट थे और बाद में यहीं के हेड भी बने। यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी बहुत ज्यादा हो वहाँ कुछ लोगों की आंखों में वो चुभने लगती है। अब कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आता है जहां ज्ञान की इस रोशनी पर नफरत और असुरक्षा का अंधेरा छा जाता है। तो हुआ यूं कि एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके सारे हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने सलाह दी कि नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाया जाए। खिलजी मान तो गया, पर एक शर्त रखी कि मैं किसी भारतीय वैद्य की दवा नहीं खाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और शर्त मान ली। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ लेना। असल में आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक ऐसी दवा का लेप लगा दिया था जो दिखती नहीं थी। खिलजी पन्ने पलटता, दवा उसके शरीर में जाती और वो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने के बजाय खिलजी के मन में जहर भर गया। तो समझिए, नालंदा को किसी जंग में नहीं हराया गया। ये लड़ाई हथियारों की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी एक गहरी इनसिक्योरिटी की, एक जलन की। खिलजी ये बात हजमी नहीं कर पाया कि भारत का ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है, और बस इसी एक जलन की आग ने दुनिया के सबसे बड़े बौद्धिक नरसंहार की नींव रख दी। खिलजी के बस एक फैसले ने सदियों की मेहनत और ज्ञान को एक झटके में राख कर दिया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? चलिए देखते हैं उस तबाही के बाद क्या हुआ और क्या उस राख से कुछ फिर से उठ पाया। ये 3 दिन नहीं थे, 3 हफ्ते नहीं थे। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचकर देखिए, 3 महीने तक आसमान में सिर्फ धुआं था और उस धुएं में जल रहा था हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान, हमारी विरासत। उस आग में सिर्फ कागज नहीं जला, उसमें हजारों शिक्षक और बौद्ध भिक्षु जिंदा जला दिए गए। हमारे पुरखों की सदियों की रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथ्स सब कुछ खाक हो गया। हाँ, कुछ किताबें जो विंसांग जैसे ट्रैवलर्स अपने साथ ले गए थे, बस वही बच पाईं। इसके बाद लगभग 800 सालों तक नालंदा बस एक खामोश खंडर बनकर रह गया। लेकिन अब साल 2024 में उसी जमीन पर एक नए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है। ये उस महान विरासत को फिर से जिंदा करने की एक छोटी सी कोशिश है, एक उम्मीद की किरण है। एक नई इमारत तो खड़ी हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो ज्ञान जलकर राख हो गया, वो 90 लाख पांडुलिपियां जो हमेशा के लिए खो गईं, क्या उसकी भरपाई कभी भी किसी भी तरह से हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी विरासत की कीमत समझने पर मजबूर करता है।